हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर के जस्ट आगे वाले टॉपिक को। आज हमें पढ़ना है कि अगर एक डाइपोल जानते हैं आप कि एक जो पॉइंट होगा, एक जो इसका एंड होगा वो निगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव, कोई भी एक निगेटिव और कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा और दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, उनका नेचर अपोजिट होगा, उसे हम कहते हैं डाइपोल। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें तो उस पर टॉर्क कितना काम करता है, TORQUE। ओके, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का एक और नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। आपको हर एक यहाँ पर वर्ड की मीनिंग और वो क्या होता है फिजिक्स में, उसका क्या मतलब होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर इजीली लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले आप समझिए कि आज हमें पढ़ना यहाँ पर क्या है। बहुत ध्यान से आप समझना है, क्योंकि मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ कि सारे के सारे डेरिवेशंस आपको न्यूमेरिकल तक ले जाएंगे। ये डेरिवेशंस को जस्ट आपको लर्न नहीं करना है, केवल समझना नहीं है। इसके सारे स्टेप को अपने माइंड में बैलेंस करिए आप, ताकि जिससे जितने भी इससे रिलेट करता हुआ जितना भी न्यूमेरिकल्स हो आपके बुक का, आपके कंपटीशन का, आपके बोर्ड एग्जाम का, प्रॉपरली आपको आ जाए। ओके, तो देखिए हमें पढ़ना क्या आज कि एक डाइपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर टॉर्क कितना काम करेगा। अब बात आ रही कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। कार की स्टीयरिंग, कार ड्राइव करते हैं तो जो ड्राइवर होता है वो कार की स्टीयरिंग को जब होल्ड करता है अपने दोनों हाथों से, तो क्या होता है कि एक हाथ से फोर्स नीचे लगा रहा है और उसी समय उसी स्टीयरिंग पर दूसरे हाथ से फोर्स ऊपर लगा रहा है और दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। क्लियर है ना? तो जब किसी बॉडी पर एक ही टाइम पर दो इक्वल फोर्स काम करें लेकिन दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो, एक ऊपर दूसरा नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। टॉर्क इसका बहुत ही जाना पहचाना नाम है फिजिक्स में, TORQUE। इसका सिंबल होता है उल्टा जे। जे बनता है ना लेटर, इंग्लिश का लेटर जे का उल्टा बना दीजिए तो उसे हम लोग टॉर्क से मान लेते हैं कि हाँ वो टॉर्क है। इसके अलावा नल की टोटी होती है ना, नल को जब हम ओपन करते हैं तो ऐसे करके है, तो ऐसे करके हम लोग ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो एक क्या करता है, इसको अगर लेफ्ट ले जा रहा है, राइट ले जा रहा है, तो दूसरा उसको लेफ्ट ले जाएगा ऐसे करके। तो जब एक ही बॉडी पर दो इक्वल फोर्स काम करें, टू इक्वल फोर्सेस बट अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। मैं यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर कहीं लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। टी देखिए टी है, चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर टॉर्क। इसका मतलब क्या होता है, टू इक्वल फोर्सेस बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? ये हमारा हो गया टॉर्क। सिंपल से लैंग्वेज में टॉर्क का मतलब ये हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं पढ़ना क्या है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितना टॉर्क लगता है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू अगर मैं फाइंड करनी है तो कितनी होगी, डेराइव करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करेंगे कि जब डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कैसे काम करता है। टॉर्क कब काम करेगा, क्या बताया आपको मैंने, जब डाइपोल पर दो इक्वल फोर्स काम कर रहे होंगे और दोनों फोर्स इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। देखिए यहाँ पर फिगर दिखाता हूँ आपको। पहले आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो एक वर्ड है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि जितना भी आप फिगर मानोगे, एज्यूम करोगे, उसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या, अलग अलग प्लेस पर जाओगे, अलग अलग पॉइंट पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। फिलहाल हमें यहाँ पर पढ़ना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखने के लिए। देखिए फिगर का ध्यान से समझिएगा फिगर। ओके, ये मैंने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो मैंने मान लिया यहाँ पर ई वेक्टर। यहाँ पर ई वेक्टर क्या है, तो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखा रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और मैंने मान लिया यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। क्लियर? अब इसके अंदर हमें एक डाइपोल को रखना है, इसके अंदर एक डाइपोल को रखना है। डाइपोल को रखने के 100 तरीके। आप डाइपोल को ऐसे रख दो, आप डाइपोल को ऐसे रख दो, आप डाइपोल को ऐसे रख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कोई तरीका ले लूँगा, ऐसा तरीका यहाँ पर एज्यूम कर लूँगा जो यूनिवर्सल हो, किसी एंगल पर डाइपोल को रख देंगे। मैंने ऐसे करके मान लिया कि मैं इसको डाइपोल को ऐसे रख रहा हूँ। ओके, ये मैंने मान लिया डाइपोल है। ठीक है,
इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए डाइपोल है। अच्छा, अभी डाइपोल आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मैंने एंगल कितना मान लिया, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, ये एंगल मैंने मान लिया कितना है, थीटा। अच्छा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कहीं भी आप जाओगे ना तो हर एक एंगल थीटा होगा। ये पैरेलल लाइंस हैं और ये लैटरल लाइन है, तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक। अच्छा, डाइपोल होगा तो क्या होगा, इसके पास दो चार्ज होंगे। बहुत आराम से आप समझिए फिगर, देखते ही फिगर अपना पूरा का पूरा फुल फॉर्म में आ जाएगा, तब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे साथ देखिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स में। देखिए यहाँ पर ये मैंने मान लिया चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज मैंने मान लिया माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, और यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, यहाँ पर चार्ज कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है। बन गया डाइपोल हमारा। अच्छा, ये पॉइंट मैंने मान लिया पॉइंट ए है, और ये पॉइंट मैंने मान लिया बी पॉइंट है। ये हमारा पॉइंट बी है, और पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज है, और ये डाइपोल बन गया। ये सारे एंगल जितने भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एंगल दिख रहे हैं वो सारे थीटा होंगे। अगर ये थीटा है तो सारे एंगल थीटा होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, आप जानते हैं ये बात। अच्छा, डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 12। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ इसकी लेंथ। देखिए, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है डाइपोल की जो लेंथ है, मैंने एरो बना के दिखा दिया है, ए से लेकर बी, वो कितना है, 12 है। अच्छा, अब हमारी बात सुनिएगा, दो बातें आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अभी आगे और सब टॉपिक में ये हमारे पॉइंट आएंगे। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हरकतें करता है, कुछ ये बिहेव करता है चार्जेस के साथ। वो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चार्ज, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, अगर कोई चार्ज प्लस का है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है, एरो दिख रहा है, तो अगर प्लस का चार्ज है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। और अगर ऐसा है कि माइनस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे लग रहा है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। फोर्स लगा है, कुछ भी आप मान लीजिए, तो चार्जेस मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और कैसे करते हैं, क्लियर है ना। प्लस का चार्ज होगा, ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा ये। चार्ज अगर प्लस का है, सारे कॉम्बिनेशन में आपके काम आएगा। अगर चार्ज प्लस का है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने ही डायरेक्शन में ले जाता है, कैरी करता है। और अगर चार्ज माइनस है तो निगेटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है, ढकेल देता है। ये देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे लग रहा है तो चार्ज आपका जस्ट अपोजिट है। वही काम यहाँ पर होगा। यहाँ देखिए प्लस क्यू और यहाँ क्या, माइनस क्यू। आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज को लाते हैं तो क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। आपने पढ़ा है, ऐसे करके बताया था आपको मैंने कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अगर अंदर हम कोई चार्ज को लेके आ रहे हैं तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। सेम हरकत यहाँ पर भी होगी। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो इस पर भी फोर्स काम करेगा और इस पर भी फोर्स काम करेगा। अच्छा, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स का फार्मूला होता है E = F/Q। यहाँ पर मैंने आपको बताया था Q नॉट, पर हमारे पास Q है तो मैं यहाँ पर Q नॉट ना लेकर Q ले रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज के रेशियो को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है आपको। तो यहाँ से अगर F निकालोगे आप तो यहाँ से F कितना आएगा, Q × E, यही आएगा ना। यानी कि किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, Q × E। अगर चार्ज Q है तो ये भी चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है, तो इस पर भी फोर्स काम करेगा और इस पर भी फोर्स काम करेगा। अब बात आ रही है कि फोर्स काम करेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, तो फोर्स उस डायरेक्शन में काम करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अगर प्लस का चार्ज है तो क्या होगा, उसको अपने डायरेक्शन में ले जाएगा। बताया ना आपको मैंने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज अगर प्लस का है तो प्लस के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में ले जाता है। तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर काम होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो कितना होगा, वो होगा F = Q × E। क्लियर यहाँ पर। और ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस वाले प्लस क्यू चार्ज पर ये फोर्स काम कर रहा है, ठीक। और डायरेक्शन देख रहे हैं ना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, उसी के अलोंग में है। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे पुश करेगा जस्ट अपने अपोजिट, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है। तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F = QE। बट ये कैसा है, जस्ट अपोजिट है उसके।
अब आप देखिए इतना क्लियर है ना। अब आप देखिए यहाँ पर टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे लग रहा है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, डाइपोल ऐसे रखा है, एक यहाँ पर काम कर रहा है फोर्स और एक यहाँ पर काम कर रहा है, और दोनों फोर्स इक्वल है। देखिए QE और QE, क्यों इक्वल है भाई, चार्ज भी इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल है, और दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी जस्ट अपोजिट है। देखिए आप, यानी कि ये F और ये F, ए पॉइंट पर जो फोर्स काम कर रहा है और जो बी पॉइंट पर फोर्स काम कर रहा है, दोनों फोर्स इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, टॉर्क बन गया, मोमेंट ऑफ फोर्स बन गया। अब देखिए ध्यान से आप, इतना क्लियर हो गया ना, यहाँ पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें मैं करने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या, मैं यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर बी से एक ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, ऐसे करके, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ तक, और ए पॉइंट को मैं इसी से परपेंडिकुलर से ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए ऐसे, ये देखिए दिख रहा है, ट्रायंगल बन गया ना। अच्छा इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ, मैंने मान लिया इसको सी पॉइंट, और ये 90 का है, मैंने अपने मन से ड्रॉ कर दिया। अच्छा अब मैं आपसे दो बातें पूछूंगा, बताना ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आप बताओगे सर 12। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की गैपिंग कितनी है, गैपिंग सेपरेशन कितना है, 12। बट अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ ए और बी के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तब आंसर 12 नहीं होगा। क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये बी पॉइंट ये है और ए पॉइंट ये, दोनों को परपेंडिकुलर फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है BC, तो जो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो यहाँ पर कितना है, BC है। क्लियर है, यहाँ पर BC है। अब यहाँ पर BC की वैल्यू आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। सिंस, चलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, सिंस इन ट्रायंगल, आप देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ध्यान से BCA। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना, जितने भी ऐसे एंगल है वो सारे एंगल थीटा ही होंगे। क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी लाइन पैरेलल है ना। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप ट्रायंगल BCA में, इन ट्रायंगल BCA, इसमें अप्लाई कर देंगे साइन थीटा। तो भाई साइन थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, तो इसमें क्या आएगा, BC परपेंडिकुलर अपॉन और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना आएगा इसका, AC, सॉरी AB। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा यहाँ कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, फाइंड करना है। BC यहाँ पर क्या है लिखा हुआ ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पर मैं BC की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो BC को छोड़ दीजिए ऐसे ही, अपॉन यहाँ पर लिखा है AB, और AB की वैल्यू कितनी है फिगर में, 12, अप्लाई कर देंगे 12। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, इस पूरे को 12 को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, 12 यहाँ पर डिवाइड में है, ट्रांसपोज करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हमारे BC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। BC की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितना, 12 साइन थीटा, ये हमारा निकल आया BC की वैल्यू, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आया। अब आप कहेंगे सर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इतना आपने क्यों किया, क्यों हम लोगों ने फाइंड किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बता रहा हूँ आपको। हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से, टॉर्क पढ़ना है। टॉर्क का पता फार्मूला क्या होता है, दोनों फोर्स तो इक्वल होते हैं टॉर्क में, तो किसी एक फोर्स का मल्टीप्लाई करा दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे ही आपने फोर्स का मल्टीप्लाई करा दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, आपका आंसर आ गया। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा ये डेरिवेशन खत्म हो चुका, जो भी था अभी तक बस इतना था। अब आपको एक भी वर्ड आगे आपको याद नहीं करना है, समझना नहीं है, सब कुछ खत्म। देखिए ध्यान से कैसे आपको यहाँ पर कॉपी करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में इसको बहुत ही यूनिक तरीके से प्रेजेंट करना है। देखिए ध्यान से, पहले कर देंगे यहाँ पर इन दिस फिगर, सिंस, नोट्स पर ध्यान दीजिए आप, इन दिस फिगर द रिक्वायर्ड फिजिकल, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टॉर्क को, the required physical quantities are shown, उसको हम लोगों ने शो कर दिया, दिखा दिया है। therefore चलिए यहाँ कर दे रहा हूँ, therefore अब देखिए ध्यान से, हमें पर निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है, यहाँ पर कर देंगे हम लोग टॉर्क, therefore टॉर्क इज इक्वल टू,
टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, आइदर फोर्स का मतलब क्या है भाई? जब टॉर्क लगेगा तो दो फोर्स काम करेंगे ना, बताया आपको मैंने। तो आइदर फोर्स का मतलब क्या है कि दोनों में से किसी एक फोर्स को आप इस्तेमाल कर लो, बात एक ही होगी। तो एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहो तो, और मैं यहाँ पर क्लियर लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आइदर फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में होना चाहिए, मायने रखता है ये चीज। दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर चाहिए डिस्टेंस। ये फोर्स है और ये फोर्स है, इसको यहाँ पर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद से सॉल्व करेंगे। टॉर्क का सिंबल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। टॉर्क का सिंबल होता है उल्टा जे बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ, टॉर्क का यहाँ पर सिंबल लगा दे रहा हूँ टाउ। इसको हम लोग पढ़ते हैं टाउ, या देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर टाउ ऐसे होता है, इसको ऐसे होता है TOU। तो कुछ लोग इसको पढ़ते हैं टाउ, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं टू। तो आपका मन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे टाउ पढ़ो या फिर इसको आप टू पढ़ो, वो आपका मन। बस हाँ समझना है आपको, उल्टा जे बनता है। क्लियर है ना? इसी को बोलते हैं टॉर्क। तो देखिए टॉर्क के प्लेस पर मैंने सिंबल रख दिया टाउ। आइदर फोर्स, तो भाई फोर्स कितना है, फोर्स F है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, वो कितना है, BC है, F इंटू BC। अगले स्टेप में अब हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आ गया टॉप इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है F की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, Q इंटू ई। कहीं भी देखिए आप, दोनों वैल्यू सेम है, अप्लाई कर दीजिए Q इंटू ई इंटू BC यहाँ पर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर ली है, कितना है 12 sin थीटा। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, कितना 12 sin थीटा दिखा देंगे। सिंस F की वैल्यू है Q इंटू ई एंड, और BC की वैल्यू आई है हमारी 12 sin थीटा। क्लियर? अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। टाउ इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हम लोग अरेंज करने जा रहे हैं। कैसे? देखिए 2 मैंने यहाँ लिख लिया, 2 को Q और L को एक साथ 2QL, फिर E sin थीटा को मैंने अलग लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है? और देखिए यहाँ पर ध्यान से आप, तो टाउ इज इक्वल टू 2QL को हम लोग बोलते हैं P। 2QL ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है बताया था आपको मैंने, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल वगैरह के लिए, क्वेश्चन वगैरह के लिए, -Q से +Q की तरफ। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2QL को हम लोग बोलते हैं PE sin थीटा, यहाँ दिखा देंगे। सिंस P को हम लोग बोलते हैं 2QL। क्लियर है हमारा? ये हमारा बन गया फॉर्मूला कंप्लीट। अच्छा, अब आपने एक पढ़ा था सिंपल सा वेक्टर में, आपने पढ़ा था सिंस वी नो दैट AB sin थीटा, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। पढ़ा हुआ आपने फॉर्मूला कि जब भी अगर AB के बाद अगर साइन है तो क्रॉस आता है, अगर AB के बाद कॉस आ रहा है तो क्या आता है, डॉट आता है। दो तरह के होते हैं ना, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बोलते हैं उसे, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर AB sin थीटा लिखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। वैसे यहाँ पर क्या है, sin थीटा है, जैसे यहाँ पर साइन हटेगा दोनों में आ जाएगा वेक्टर और बीच में लग जाएगा क्रॉस। देखिए कैसे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट क्रॉस E वेक्टर। ये हमारा आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। क्लियर है ना? तो यहाँ पर लिख देंगे हियर टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर टाउ क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ध्यान रखिए यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा क्या है बताया था आपको मैंने। थीटा यहाँ पर क्या होगा इसके हिसाब से, P और E के बीच का एंगल, वो फिगर में भी है। अगर आपसे मैं बोलूं कि बताओ P की डायरेक्शन क्या है, P फॉर डाइपोल मोमेंट, तो यही है ना हमारा P। ऐसे करके देखिए, ये है ना हमारा P वेक्टर, ऐसे करके है। तो ये हमारा P है, ये हमारा E है, मतलब कहने का ये हमारा हो गया P वेक्टर और ये हमारा हो गया E वेक्टर, और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर है ना? तो वही यहाँ पर थीटा है। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ थीटा है वो क्या है, तो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है। ध्यान रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल्स में एंगल वगैरह दे के आएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने हियर टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड थीटा इज द, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, थीटा इज द
एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। अच्छा अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जरा, अगर मैं यहाँ पर निकालने जाऊँ, अगर इतना हो गया हमारा आंसर आ चुका है, अगर इसी में आपको बताऊं कि बताओ मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा। डाइपोल रखा है तो टॉर्क तो लग रहा है, ऐसे रखा है तभी लग रहा है, ऐसे लग रहा है तभी लग रहा है। हर एक कंडीशन पर अगर मैं इसको हिलाता रहूं, मूव करता रहूं, तो हर एक कंडीशन पर इस पर टॉर्क अप्लाई होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ किसी डाइपोल पर, तो किस कंडीशन पर इस पर मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा, सबसे ज्यादा टॉर्क। देखिए कैसे, ऐसे कर दे रहा हूँ, सिंस फॉर टाउ मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए पता है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, और ऐसा कब होगा व्हेन थीटा कितना होना चाहिए 90। अगर साइन यहाँ पर आ रहा है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगर इस फॉर्मूले में देखिए ध्यान से, टाउ की वैल्यू मोस्ट डिपेंड कर रही है साइन थीटा पर, कि आप कितने एंगल पर रखा है आपने, तो साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और साइन थीटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो भाई मैक्सिमम लगा रहे वैल्यू हम लोग, तो सबसे बड़ी वैल्यू कब होती है जब एंगल कितना होता है 90। देयरफॉर टाउ मैक्सिमम, जैसे आप लोग यहाँ पर साइन थीटा को यहाँ पर अप्लाई करोगे, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, जैसे हम लोग साइन थीटा की वैल्यू 1 यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, हट जाएगा ना 1 से मतलब नहीं, हमारा कितना का टाउ मैक्सिमम PE। ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। डन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये सब कुछ देख के समझ गया होगा आप बहुत अच्छे से। इसको प्रॉपरली मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपको मैं शुरू से पूरा फिजिक्स का ये पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ आपको प्रॉपरली बेसिक से लेकर और पूरा खत्म करके आपको मैं दूंगा, बिल्कुल स्ट्रांगली एकदम अच्छे से। आपको 11th की फिजिक्स नहीं आती है, रिलैक्स हो जाओ, नहीं आती तो नहीं आती कोई बात नहीं, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके 12th की फिजिक्स में। इसको लेकर बस करना क्या है कि जो भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आप समझिए, इसको जरूर कॉपी करिए और अपने अकॉर्डिंग इसको नोट करके प्रैक्टिस कर, लगातार प्रैक्टिस करिए। पहले तो प्रॉपरली वीडियोस आप इसे प्रॉपरली नोट कर लीजिए, मेरा एक एडवाइस आपके लिए। उसके बाद जितना आप इसको बिना देखे प्रैक्टिस करोगे लिख कर, उतना आपको फायदा होगा। अभी हम लोग यहाँ पर थ्योरी कवर कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक होंगे आपको देखिए आप ध्यान से, एनसीईआरटी के अलावा अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, रिफ्रेशर वगैरह, आप वहाँ से भी मैच कर लो, एक भी कंटेंट मैं यहाँ पर मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर थॉट क्या है कि मैं आपको केवल बोर्ड एग्जाम के बारे में नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूँ कि जितना भी फिजिक्स में कॉम्पिटिटिव लेवल पर है सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपरली इसको लर्न करिए, कोई मिस मत करिए, सारे टॉपिक आपके यहाँ पर कवर होंगे। ओके चलिए, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आपको बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको इसी कंटेंट के जस्ट अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।